Hello guys, this is CA Kunal Benia, your accounts mentor. Welcome to our channel. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं, CA फाउंडेशन का जो पेपर 1 है अकाउंटिंग, उसका जो क्वेश्चन पेपर आया है सितंबर 2024 में, उसका सॉल्यूशन अपने लोग आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और जो रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस है उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे। सो 20 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चंस इक्वल्स 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट आपको करना है। तो अब अपने लोग स्टार्ट करेंगे उसका सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स अपने लोगों को करना है। ट्रू एंड फॉल्स में करना क्या होगा, आपको छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा और उसका रिजल्ट बताना होगा, इट इज अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में है, ए, बी और सी, और पहला वाला जो ए है वही है ट्रू और फॉल्स। और ये क्वेश्चन आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो आपको टोटल 12 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले अपने लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। होपफुली आप लोग भी क्लास 11 एंड सीए फाउंडेशन का जब आप लोग क्लास लिए होंगे तब तक पढ़े होंगे कि अकाउंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। अगेन इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे कुल मिला के मेरे सामने 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जिसमें से पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के बैलेंसेस को कभी भी अपने लोग क्लोज नहीं करते हैं। इसे अपने लोग अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी के बैलेंसेस से अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे कि अपने लोग फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करते हैं किसी भी एंटिटी के एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और जो बाद बाकी जो लास्ट अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, इसके बैलेंसेस को अपने लोग क्लोज करते हैं अगेंस्ट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि अपने लोग को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके ड्यूरिंग द ईयर। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है इट इज वेदर द एंटिटी हैज incurred losses or have earned profits। तो इसके लिए अपने लोग ये निकालते हैं। तो अपने लोगों ने क्या सीखा कि नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और रियल एंड पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को अपने लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो आंसर इज नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर क्लोज्ड अगेंस्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ये वाला क्या हो गया आपका, फॉल्स। तो पहला हो गया। नेक्स्ट है आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओवरऑल एक्सपेंसेस फॉर सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए, यहां पे 2 बातें समझनी है। पहले अपने लोग समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए एक एंटिटी इनकर करती है, यानी कि ये रिकरिंग नेचर का होता है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी एंटिटी को बिग इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक मशीन खरीदनी है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिससे कि उनको जो बेनिफिट है सिर्फ उस अकाउंटिंग ईयर में ना मिल करके उसमें भी मिले और आने वाले कई अकाउंटिंग ईयर में भी उसका बेनिफिट उसको मिल सके। तो ये नॉन रिकरिंग होता है, ये बार बार नहीं किया जाता है। और ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है हम लोग को उसी अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर लेते हैं, और कैपिटल अकाउंट के बेनिफिट्स को हम लोग आने वाले 2, 3, 4, 5 मतलब जितने भी अकाउंटिंग ईयर हुए उतने में वो अपने लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता है जब अपने लोग सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करके अपने घर लाते हैं, यानी कि अपने फैक्ट्री में लाते हैं, तो उसमें बड़े बड़े रिपेयर एंड मेंटेनेंस किए जाते हैं। ये रिपेयर मेंटेनेंस इसलिए किए जाते हैं ताकि वो मशीन को अपने लोग अच्छे से चला सके फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर एंड सो ऑन, ताकि उसके बेनिफिट्स भी हमें फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्यूरेबल बेनिफिट्स अपने लोगों को मिले। ठीक है, तो इसी बड़े बड़े रिपेयर एंड मेंटेनेंस को अपने लोग बोलते हैं ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या हुआ, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, थर्ड, valuation of inventory at cost or NRV is based on principle of conservatism।
तो यहां पे अपने लोग को सबसे पहले समझना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है एक एंटिटी जो होती है ना, वो एंटिसिपेटेड लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को वो रिकॉर्ड नहीं करती है। मतलब क्या हुआ, अगर एक एंटिटी को लग रहा है आने वाले फ्यूचर में उसे कुछ लॉस होने वाला है, तो वो उस लॉस को आज के दिन ही अपने बुक में एंट्री करके रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन एक एंटिटी को अगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में उसे कुछ प्रॉफिट या इनकम होने वाला है, तो वो उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकती अनलेस आपको एएस 9 इसकी इजाजत दे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो अपने लोग सीए इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यही समझना है कि अपने लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या समझें कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को अपने लोग आज के दिन बुक कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को वो प्रॉफिट जब होगा तब बुक करेंगे अपने बुक्स में। ओके, तो अब यहां पे आता है एक और बात कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी ना। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक को एट द ईयर एंड अपने लोग को वैल्यू करना होता है। अब ये वैल्यूएशन बताता है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इस AS के अकॉर्डिंग किसी भी अपने लोग जो अपने लोग का स्टॉक होता है उसको अपने लोग वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट और एनआरवी, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है कि जितना भी खर्च पड़ा उस गुड्स को बनाने में, वो उसका कॉस्ट हो गया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गया, आसान शब्दों में समझे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आज के दिन मैं उस गुड्स को मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, ये मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड्स की कीमत है 100 रुपए, उसे बनने में 100 रुपए खर्च हुई थी और मैंने उसका सेलिंग प्राइस तय किया है 140 रुपीज, तो मुझे लगता है ये 140 रुपए में बिक जाएगा। लेकिन जब मैं मार्केट में गया इसे बेचने, तो मुझे पता चला कि ये जो गुड्स है मेरा, ये 80 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकने वाली। कहने का मतलब है 100 रुपए मेरी लागत लगी है उसे बनाने में, लेकिन मैं उसे बेच सकता हूं कितने, 80 रुपए में, तो 20 रुपए का मेरा यहां नुकसान हो रहा है। तो मुझे जो वैल्यूएशन है ना, कॉस्ट या एनआरवी का मतलब हुआ 80 रुपए जो मुझे एक्चुअली में मिलने वाला है। तो एनआरवी दोनों में जो लोअर होता उस पर इसको वैल्यू करेंगे, यानी कि 80 रुपए में वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे नहीं करेंगे। अब 80 रुपए में वैल्यू करने का मतलब मैंने उसमें जो लॉस का पोर्शन है उसे भी कंसिडर कर लिया। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बिकॉज कि कंजर्वेटिज्म एंटिसिपेटेड लॉसेस को आज के दिन ही कंसिडर कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे अपने लोग क्या देख रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। देखिए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सेलर जो है एक बायर को गुड्स बेच रहा है, तो क्रेडिट में बेचेगा, लेकिन सेलर को बायर पे भरोसा नहीं है, तो वो एक खुद से हैंड रिटन प्रॉमिस लिख करके सामने वाले को देता है, जो वो साइन करके उसे वापस दे देता है। तो इस डॉक्यूमेंट को अपने लोग बोलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को अपने लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑन द अदर हैंड, जब सेलर बायर को गुड्स बेचता है, तो बायर खुद से चल के एक डॉक्यूमेंट अपने हाथ से बनाता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस गुड्स का जो इनवॉइस वैल्यू है फलाने डेट पे आज से 2 महीने या 3 महीने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है आप इसको मतलब एक बायर जो है सेलर को खुद से अपने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ये लिख करके दे देता है। तो इस केस में जो सेलर है वो बन जाता है पे या होल्डर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, और जो बायर था वो बन गया पेयर। तो यहां पे जब 2 महीने के बाद वो सेलर इस प्रॉमिसरी नोट को लेके एक बायर के पास, उस बायर के पास जाता है, तो उस बायर को उसका पेमेंट करना होगा। लेकिन ये बायर उसी को पेमेंट करेगा जिसके पास, जिसके ऑर्डर पे ये प्रॉमिसरी नोट बनाए, या तो मैंने जिसके ऑर्डर पे आपको बनाने बोला, आपने उसके नाम पे बना दिया। लेकिन ये बियरर को पेमेंट नहीं होता है। बियरर मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो उस प्रॉमिसरी नोट उसके पास चला गया और वो लेकर के पहुंच गया और उसे पेमेंट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पे क्या है, प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू द बियरर। आंसर इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द एक्रुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 2 तरह से होता है, कैश एंड एक्रुअल। नॉर्मली एक एंटिटी जो है वो एक्रुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ही अडॉप्ट करती है। ठीक है, एक्रुअल का मतलब ड्यू बेसिस।
और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप कैश में पेमेंट करें या कैश में इनकम जनरेट, जब आपको इनकम एक्चुअली में मिल रहा है तभी आप बुक कर लेते हैं। लेकिन ड्यू बेसिस या एक्चुअल बेसिस किसे बोलते हैं, आपने जब एक्सपेंसेस इनकर्ड की या इनकम अर्न किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है या नहीं उस एक्सपेंस का, उस खर्च का, या उस इनकम को आपको एक्चुअली में मिला है या नहीं, इससे अपने लोग को मतलब नहीं है। वो जब इनकर होगा या जब अर्न करोगे तभी बुक कर लिया जाता है एज पर एक्चुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपने कब इनकर किया एक्सपेंस को या कब अर्न किया प्रॉफिट को, उससे मतलब नहीं है। आपने जब पेमेंट किया एक्सपेंडिचर का और जब पेमेंट को रिसीव किया इनकम का, तभी आप अपने बुक्स में लाते हो। तो यहां पे बोल रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैश बुक जो होता है ना, उसे ही अपने लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। अब बात अगर कैश बुक की है तो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कैश बुक तो हमेशा कैश बेसिस पे ही बनता है, वो कभी एक्रुअल कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करता। क्योंकि कैश बुक का मतलब ही है आपने जितना रिसीट किया वो रिकॉर्ड करो और जितना पेमेंट किया है वो रिकॉर्ड करो, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना होता। तो इसीलिए यहां पे अपने लोग क्या देखेंगे, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज एक्रुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ओके, क्योंकि आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको दोनों के ही केस में अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो या कैश बुक हो तो वो कैश बेसिस ही फॉलो होता है। नेक्स्ट, legal hires of the deceased partner are entitled to capital account balance only। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, A, B और C। अब C की अचानक मृत्यु हो गई, he died by accident। तो अब हुआ क्या कि C की जो पत्नी है X, वो आई है आपके पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि आपका जो भी कैपिटल में बैलेंस पड़ा हुआ है, अब वो बोलेंगी बाद बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स तो वो बैलेंस आप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो सिर्फ उन्हें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नहीं मिलेंगे, शी विल बी एंटाइटल्ड टू द बैलेंसेस इन योर रिजर्व्स एंड सरप्लस एज वेल। ठीक है, तो उसके भी बैलेंसेस मिलेंगे और प्लस आपके जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नहीं मिलते हैं, इससे ज्यादा भी आपको मिलता है। ओके, नाउ अपना पार्ट ए कंप्लीट होता है।